स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर में हमने स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस देखे थे कि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और जो सप्रेस इमोशंस होते हैं। अभी स्टडी ऑफ बिहेवियर देखते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, science of behavior. So what is the study of behavior? William Wundt defined psychology as a study of consciousness and Dr. Sigmund Freud as a study of unconsciousness. हमने देखा कि विलियम वुंट ने एक लेबॉर्ट्री बनाई थी और वो उनका ऐसा मानना था कि जो चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ों को हम कॉन्क्रीट कर सकते हैं, जो चीज़ों को हम बता सकते हैं, वही एज ए साइंस साइकोलॉजी में इंक्लूड होता है। तभी साइंस को साइकोलॉजी को एज ए साइंस स्ट्रीम माना जा सकता है। और ये सारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात होती है, ये सब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है एक्चुअली साइकोलॉजी। जबकि डॉक्टर सिगमंड फ्राइड का ऐसा मानना था कि साइकोलॉजी इट्स डिपेंड ऑन ऑल अनकॉन्शियस emotions, suppressions of desires, and so on. However, here again, consciousness and unconscious are not observed directly. Hence, John B. Watson redefined psychology as a science of human behavior. तो शुरुआत में जब साइकोलॉजी की शुरुआत हुई, पहले तो उसे एक फिलोसफी की ब्रांच समझा जाता था। फिर बाद में विलियम वुंट ने एक लैब बनाई और उन्होंने इसको स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस दिखाया। बाद में डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने इसको स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस बताया। लेटर जॉन बी वेस्टन ने इसको एज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डिफाइन किया। तो अभी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारे सारे मेंटल प्रोसेसेस हैं वो और हमारा जो बिहेवियर है वो उसकी स्टडी साइकोलॉजी कहलाती है। In this definition, following terms are important. अब ये definition study of human behavior and mental processes. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर क्या होते हैं, पहले हम वो समझेंगे, तभी तो हम साइकोलॉजी पढ़ पाएंगे, तभी तो हम साइकोलॉजी समझ पाएंगे। इन जनरल वी कैन से दैट बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। जनरली हम बिहेवियर किसको कहते हैं कि जो पहले बात तो हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली स्टिमुलाई रिसीव होते रहते हैं। हमारे जो सारे सेंस ऑर्गन है वो कंटिन्यूसली स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जो सारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे फिर वो ब्रेन उसको इंटरप्रेट करते हैं, देन हम उसको परसीव करते हैं। तो जो स्टिमुलाई हमको मिल रहे हैं, जो स्टिमुलाई हम रिसीव कर रहे हैं थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, उसके लिए हमारा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। जैसे मैंने कोई गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, मुझे स्टिमुलाई रिसीव हुआ कि ये हॉट है और मैंने फ़ौरन अपना हाथ हटा दिया वहाँ से, तो ये मेरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स है। जो मैंने अपना हाथ हटाया, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी थी मेरी, ये मेरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स था और यही मेरा बिहेवियर है। बट ईच इंडिविजुअल माइट हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस। देखो, हर इंसान को हर लिविंग बीइंग को और स्टिमुलाई रिसीव हो रहे हैं। और हर साइकोलॉजी तो हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो हर कोई स्टिमुलस रिसीव करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस सभी रिसीव करते हैं, लेकिन सबके सेम स्टिमुलस भी आते हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस डिफरेंट आते हैं। कोई गाना बज रहा है, मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे, और भी 4 लोग सुन रहे, सभी को हियरिंग स्टिमुलाई वो आ रहा है, सभी के कानों में वो आवाज़ जा रही है, सभी उसको रिसीव कर रहे हैं। लेकिन किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वो चीज़ बुरी लगती है, किसी को बहुत नागवार लगती है। तो सिचुएशन के हिसाब से, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपके रिस्पॉन्सेस डिफरेंट आते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि एक वक्त में किसी चीज़ के लिए आपका रिस्पॉन्स अलग हो और उसी चीज़ के लिए दूसरे वक्त में आपका रिस्पॉन्स अलग हो। So but each individual might have different response to the same stimulus because of their interest, personality and attitudes. एक ही स्टिमुलस के लिए हर किसी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है, एटीट्यूड अलग होते हैं। नो अलाइक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2 लोग भी एक जैसे नहीं हैं, सो रिस्पॉन्सेस भी अलग अलग आते हैं।
बिहेवियर इज़ आइदर ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर, या तो ओवर्ट हो सकता है या कोवर्ट हो सकता है। ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर क्या है? ओवर्ट बिहेवियर इंक्लूड्स डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। जो ओवर्ट बिहेवियर हैं वो जो बिहेवियर हमको दिखाई देता है, जैसे चलना, बात करना, डांस करना, कोई भी एक्टिविटी करना जो आप देख सकते हो, वो ओवर्ट बिहेवियर होता है। Covert behavior includes responses which are not directly observable but can be inferred from behavior like thinking, feeling, etc. जो covert behavior होते हैं आप उसको देख नहीं सकते directly, आप उसको observe नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको infer कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आप किसी को देख के समझ सकते हैं कि हाँ वो कुछ सोच रहा है या फिर वो अभी कैसा महसूस कर रहा है, आप उसको देख के इन्फेरेंस निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली वो उसकी थिंकिंग को या उसकी फीलिंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसका कोई फिजिक्स नहीं होता, तो ये कोवर्ट बिहेवियर हो गया। तो हमने देखे साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो बिहेवियर हमने देख ली कि बिहेवियर क्या होता है, कि स्टिमुलस के लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स बिहेवियर होता है। अभी व्हाट इज मेंटल प्रोसेस? इन साइकोलॉजी वी स्टडी द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में हम बिहेवियर के इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही फैक्टर पढ़ते हैं, जो ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर भी हमने देखे। हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन। साथ ही जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उसमें थिंकिंग होता है, मेमोरी होता है, फॉरगेटिंग, इमोशन, मोटिवेशन, अटेंशन, परसेप्शन, ये सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस है या कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। Scientific method experiment means an individual's objective observations in controlled conditions। जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको कंट्रोल कंडीशन में ऑब्जर्व किया जा सकता है। Here a researcher or experimenter can test his assumptions by observing and collecting the data from sample population। यहाँ पर कोई भी रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर खुद के असम्पशन को टेस्ट कर सकता है, डेटा कलेक्ट करके उस पर स्टडी करके उसको ऑब्जर्व करके एक सैम्पल पॉपुलेशन के ज़रिए। सैम्पल पॉपुलेशन मतलब आपको स्टडी करने जा रहे हैं, सपोज़ आप नागपुर सिटी के लोगों के किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की स्टडी करने जा रहे हैं, तो आप पूरे नागपुर के एक एक बंदे का टेस्ट नहीं लेंगे, एक एक बंदे से आप बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ 1000-2000 लोगों का डेटा आप कलेक्ट करेंगे। तो ये जो 1000-2000 पीपल है पूरी पॉपुलेशन में से, नागपुर की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसमें से 1000-2000 पीपल आप ले रहे हैं डेटा स्टडी करने के लिए, तो ये सैम्पल पॉपुलेशन होता है। These observations can be generalized for analyzing and predicting human behavior। और ये जो observations होते हैं, जो आप सैम्पल populations से डेटा लेके उसको जो ऑब्जर्व करते हैं उसको एनालाइज किया जा सकता है और उससे ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जाता है। सो ये दोनों टर्म हमने जो इसमें थी, एक ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एक मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या इंक्लूड है वो हमने देख लिया। अभी व्हाट इज़ बिहेवियर, तो देखते हैं बिहेवियर किसने, जॉन वाटसन ने ही ये डेफिनेशन दी गई थी कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इन्होंने स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म इस्टेब्लिश किया और काफ़ी सारी रिसर्च कंडक्ट की एनिमल बिहेवियर पे और चाइल्ड रियरिंग एंड एडवर्टाइजिंग पे। इन्होंने SOR मॉडल दिया। SOR मॉडल क्या है? जॉन वाटसन डिफाइंड बिहेवियर एज एनीथिंग ए पर्सन और एनिमल डज दैट कैन बी ऑब्जर्व। जॉन वाटसन का कहना है कि बिहेवियर हर वो चीज़ है जो कोई इंसान या जानवर करता है और उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। रिकॉर्डेड एंड स्टडीड, उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसके बारे में स्टडी भी की जा सकती है। बिहेवियर इज एन ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस। बिहेवियर कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस का ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस आपको किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, आपको किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, आपने कोई चीज़ को टच किया, वो हॉट है या कोल्ड है, ये सारे आपके एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज हो गए और एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गए। और इंटरनल स्टिमुलस आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, आपका मूड कैसा है, ये सारी चीज़ें इंटरनल स्टिमुलस होती है।
दिस फैक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल SOR। इन्होंने उसको SOR सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। वेयर S स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, S स्टैंड के लिए, O ऑर्गेनिज्म के लिए, और R स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज बिहेवियर। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज बिहेवियर, SOR, विच इज़ रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द स्टिमुलस। मतलब किसी भी स्टिमुलस के लिए ऑर्गेनिज्म का जो रिएक्शन होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो बिहेवियर होता है। तो बिहेवियर को इन्होंने SOR डिफाइन किया है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। SOR स्टिमुलस, S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म, R फॉर रिस्पॉन्स। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल, स्टिमुलस इज सेम बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज आर डिफरेंट। स्टिमुलस सेम होते हैं लेकिन रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे स्टिमुलस है, टीचर आस्क सम क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। एक स्टिमुलस है कि टीचर ने क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सभी के कानों में आवाज़ आई है, सभी के सेंसरी ऑर्गन ने वो स्टिमुलस को रिसीव किया है। ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, एक क्लास के स्टूडेंट अलग अलग है, रोहन, सनिका, सचिन, सौरभ। रोहन ने आंसर देता है, सनिका साइलेंट रहती है, सचिन इग्नोर करता है, और वो सौरभ अपने दिमाग में वो आंसर को याद करने की कोशिश करता है। स्टिमुलस सेम था, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, सभी के सेंसरी ऑर्गन ने उसको रिसीव किया। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट थे और सभी के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट थे तो साथ ही रिस्पॉन्स भी उनके डिफरेंट थे। तो ये बिहेवियर होता है जो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। Stimulus is any physical event or condition that gives rise to a reaction। Stimulus कोई भी physical event की condition हो सकती है जो आपको reaction के लिए एक्टिवेट करती है। द स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एन ऑर्गेनिज्म स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बीइंग और एन एनिमल। ऑर्गेनिज्म किसी इंसान या जानवर के लिए कहा जाता है। तो गिव्स ए रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, जो हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं, जानवर या इंसान जो किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। ए रिस्पॉन्स इज ए रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ए गिवन स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स उसका रिएक्शन होता है स्टिमुलस का। बिहेवियर इंक्लूड्स ओवर्ट एंड कोवर्ट एक्टिविटीज़, और जो बिहेवियर है वो ओवर्ट और कोवर्ट एक्टिविटीज़ दोनों को इंक्लूड करता है। जो एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है और जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, दोनों को वो इंक्लूड करता है। ओवर्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूड बॉडीली मूवमेंट लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग एंड मैनी अदर थिंग्स विच कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। जो ओवर्ट एक्टिविटीज़ है वो सारी एक्टिविटीज़ इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वॉकिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, फाइटिंग, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ओवर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड मैनी कोवर्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूड मेंटल प्रोसेसेस लाइक फीलिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग एट्सेट्रा, जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसको आप इन्फेयर करते हो, तो ये कोवर्ट एक्टिविटीज़ होती है। These mental processes can be measured through how people react to different problems and situation in their lives। ये जो प्रोसेसेस है इसको मेज़र किया जा सकता है कि लोग अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये बिहेवियर हुआ। अभी कॉग्निशन क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह।